नमस्कार। आज हम सीखने के एक बहुत ही अलग और दिलचस्प तरीके पर बात करने वाले हैं। कभी सोचा है कि सीखना सिर्फ जानकारी जमा करना न हो, बल्कि उसे हुनर और एक्शन में बदलने की एक पूरी यात्रा हो। हम बात कर रहे हैं तक्षशिला वीर और बुक लर्नोग्राफी की। ये कॉन्सेप्ट शिव नारायण के लिखे एक लेख से लिए गए हैं। लेख का शीर्षक है ज्ञान हस्तांतरण के 7 चरणों के माध्यम से तक्षशिला वीरों का विकास। इसमें एक ऐसी प्रणाली बताई गई है जो कहती है कि असली सीखना तब होता है जब ज्ञान हमारे एक्शन का, हमारे काम का हिस्सा बन जाए। ये जो रटने वाली पढ़ाई होती है ना, उससे तो ये बिल्कुल अलग है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सीखने का ये योद्धा जैसा तरीका, क्या ये वाकई हमें बेहतर बना सकता है? चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं आज। हाँ, बिल्कुल। ये लेख असल में एक पूरी प्रक्रिया, एक पूरा प्रोसेस समझाता है। बुक लर्नोग्राफी कहा गया है इसे, और इसके जरिए कोई भी सीखने वाला एक एक तक्षशिला वीर बन सकता है, ऐसा ये लेख कहता है। यहाँ फोकस रटने पर नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि मोटर विज्ञान मतलब करके सीखना, और दिमाग कैसे काम करता है उस पर है। मकसद साफ है, ज्ञान को सिर्फ जानना नहीं, उसे इस्तेमाल करना सीखना, उसे एक्शन में लाना। ये तक्षशिला वीर शब्द ही सुनने में काफी दमदार लगता है। कौन है ये लोग? क्या ये कोई सुपर स्टूडेंट टाइप के लोग हैं? एक तरह से कह सकते हैं, पर सुपर पावर रटने से नहीं आती है, ये आती है सीखने के खास तरीके से। देखिए, तक्षशिला वीर 2 शब्दों से बना है। तक्षशिला, जो हमारे प्राचीन ज्ञान केंद्र का प्रतीक है, वहां व्यावहारिक ज्ञान पर जोर था, और दूसरा शब्द है वीर, मतलब योद्धा या कुछ हासिल करने वाला। तो तक्षशिला वीर का सीधा सा मतलब हुआ ज्ञान और सीखने की कला का योद्धा। लेख के मुताबिक ये वो लोग हैं जो सिर्फ क्लास में बैठकर सुनते नहीं हैं, बल्कि तक्षशिला लर्नोग्राफी प्रणाली से एक्टिवली सीखते हैं। वो खुद अपनी सीखने की रफ्तार तय करते हैं, और ये जो बुक लर्नोग्राफी के 7 चरण है ना, उन्हें पार करके वो ज्ञान को एक्शन में, स्किल में, और यहाँ तक कि कुछ नया बनाने की क्षमता में बदल देते हैं। और एक दिलचस्प बात और है, उन्हें तक्षशिला शिक्षक भी कहा जाता है। अच्छा, शिक्षक भी? हाँ, क्योंकि वे न सिर्फ सीखते हैं, बल्कि ब्रेन पेज बनाकर, काम करके और दूसरों को सिखाकर ज्ञान को आगे भी बढ़ाते हैं। खुद भी सीखते हैं, दूसरों को भी सिखाते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ पैसिव लर्नर नहीं है, बल्कि एक्टिव डूअर और क्रिएटर है। पर इस नए मॉडल की जरूरत क्यों महसूस हुई? लेख पारंपरिक शिक्षा की, मतलब आजकल की पढ़ाई की, किन कमियों की बात करता है? हाँ, ये एक जरूरी सवाल है। लेख इस बात पर रोशनी डालता है कि दुनिया भर में जो आजकल पढ़ाई का तरीका है, वो ज्यादातर दिमागी और भाषा से जुड़ी प्रक्रियाओं पर टिका है। मतलब पढ़ाना और याद करवाना, टीचिंग और मेमोराइजेशन। ये तरीके जानकारी तो दे सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर ऐसे लोग तैयार नहीं कर पाते जो खुद से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, कुछ नया सोच सकें, इनोवेट कर सकें, या असल दुनिया में सीखी हुई बातों का इस्तेमाल कर सकें। ज्यादातर क्लासरूम आज भी टीचर सेंट्रिक है ना? टीचर बोलते हैं, छात्र सुनते हैं। करके सीखना, जिसे अनुभवात्मक सीखना कहते हैं, उस पर जोर कम है। हाँ, ये तो है। लेक्चर मेथड ज्यादा चलता है। बिल्कुल। यहीं पर तक्षशिला लर्नोग्राफी एक बिल्कुल अलग, एक नया नजरिया पेश करती है। ये दिमाग के काम करने के तरीके, मतलब ब्रेन बेस्ड लर्निंग और मोटर विज्ञान पर आधारित है। मोटर विज्ञान, ये क्या है ठीक से? मोटर विज्ञान मतलब ये सिद्धांत कि हमारा सीखना सिर्फ दिमागी नहीं है, बल्कि शारीरिक क्रियाओं से भी गहरा जुड़ा है, जैसे लिखने से, कुछ बनाने से, या कोई काम करने से। ये मॉडल करके सीखना, फिर ब्रेन पे से ज्ञान पक्का करना और प्रदर्शन द्वारा सिखाना, इन बातों पर जोर देता है। ये उस न्यूरोलॉजिकल सच्चाई के काफी करीब है कि सीखना तब पक्का होता है जब हम उसे फिजिकली करते हैं, मेंटली उसका नक्शा बनाते हैं और इमोशनली उससे जुड़ते हैं। ये तो सीखने को लेकर एक बहुत ही एक्टिव, बहुत ही शारीरिक अप्रोच लग रही है। तो फिर ये बुक लर्नोग्राफी असल में काम कैसे करती है? आपने 7 चरणों का जिक्र किया था, क्या आप इन्हें थोड़ा आसान शब्दों में समझा सकते हैं? ये चरण हमें एक निष्क्रिय सुनने वाले से सक्रिय तक्षशिला वीर कैसे बनाते हैं? जरूर। ये 7 चरण एक तरह से एक व्यवस्थित रास्ता है, एक सीढ़ी की तरह, जो सीखने वाले को धीरे धीरे बदलते हैं। हर कदम दिमाग की कुछ खास हिस्सों को, नर्व सर्किट्स को एक्टिवेट करता है। इससे ध्यान लगाना, बॉडी कोऑर्डिनेशन, जानकारी को ऑर्गेनाइज करना और कामों को रेगुलेट करना, ये सब बेहतर होता है।
चलिए कोशिश करते हैं समझने की। शायद हम इन्हें कुछ ग्रुप्स में बांट सकते हैं आसानी के लिए। हाँ, ये अच्छा रहेगा। तो पहला समूह हम कह सकते हैं तैयारी और ध्यान, प्रिपरेशन एंड फोकस। इसमें पहला चरण है थैलेमिक साइक्लोजॉइड रिहर्सल, TCR। बाप रे, नाम तो बड़ा टेक्निकल है। हाँ, नाम थोड़ा टेक्निकल है, पर इसका सीधा मतलब है सीखने से पहले अपने दिमाग को पूरी तरह तैयार करना, फोकस बनाना। जैसे हम किसी भी जरूरी काम से पहले मन शांत करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, बस वैसा ही ये चरण सीखने के लिए दिमागी एकाग्रता बनाता है। हमारे दिमाग का थैलमस हिस्सा है ना, जो ध्यान के लिए जरूरी है, ये उसे एक्टिवेट करता है। अच्छा, यानी पहला स्टेप है दिमाग को लर्निंग मोड में लाना। ये तो किसी भी काम के लिए जरूरी लगता है, फोकस। बिल्कुल। अब आता है दूसरा समूह, जानकारी लेना और समझना, इनपुट एंड अंडरस्टैंडिंग। इसमें दूसरा चरण है पुस्तक पठन। बिल्कुल। अब यहां सिर्फ शब्दों को देखना नहीं है, ये पैसिव रीडिंग नहीं है। यहां मतलब है पाठ का अर्थ निकालना, उसका स्ट्रक्चर समझना, उसका उद्देश्य समझना। ये एक सक्रिय क्रिया है जहां आंखें और दिमाग मिलकर जानकारी को समझ में बदलते हैं। यहां पढ़ने का एक मकसद होता है, यानी एक्टिव रीडिंग, उद्देश्य के साथ पढ़ना। सही। और फिर तीसरा चरण, पुस्तक लेखन, बुक राइटिंग। पढ़ने के बाद लिखना। ये अक्सर हम करते भी हैं, नोट्स बनाते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस मॉडल में लिखने का मतलब है पढ़ी हुई बात को अपने शब्दों में ढालना, सिर्फ कॉपी करना नहीं। इससे क्या होता है, वो बात दिमाग के मोटर सर्किट मतलब क्रिया वाले हिस्सों में बेहतर तरीके से दर्ज होती है। इससे याददाश्त, समझ और अपनी बात कहने का तरीका तीनों बेहतर होते हैं। हाँ, लिखने से समझ पक्की होती है, ये तो मेरा भी अनुभव है, पर यहाँ इसे मोटर सर्किट से जोड़ा गया है, ये बात दिलचस्प है। हाँ। अब तीसरा समूह जो शायद सबसे खास है, ज्ञान को अपना बनाना, इंटरनलाइजिंग नॉलेज। इसमें चौथा चरण है ब्रेन पेज लेखन, ब्रेन पेज राइटिंग। ब्रेन पेज, ये क्या चीज है? ये इस मॉडल का शायद सबसे अनोखा हिस्सा है। यहां सीखने वाला क्या करता है, वो जानकारी के छोटे छोटे हिस्सों के दिमागी नक्शे या मॉडल बनाता है, एक स्ट्रक्चर तरीके से। इन्हें ही ब्रेन पेज कहते हैं। ये पारंपरिक नोट्स से बहुत अलग है। सोचिए, जैसे आप किसी टॉपिक पर अपने दिमाग में ही एक तरह की माइंड मैप फिल्म बना रहे हो, जिसमें सारी जरूरी जानकारी सही क्रम में लॉजिकली जुड़ी हो। ये बाहरी ज्ञान को दिमाग की अपनी संरचना का हिस्सा बनाने जैसा है, उसे इंटरनलाइज करना। ब्रेन पेज, ये तो कमाल का आइडिया लग रहा है। मतलब रटी रटाई जानकारी नहीं, बल्कि दिमाग में बना अपना खुद का ज्ञान का नक्शा। हाँ बिल्कुल। और फिर आता है पांचवा चरण जो इसी से जुड़ा है, ब्रेन पेज परीक्षण। ओके, टेस्ट करना। हाँ, अब आपने जो दिमागी नक्शा यानी ब्रेन पेज बनाया है, उसे परखने की बारी है। सीखने वाला खुद ही अपने बनाए ब्रेन पेज को जांचता है, उसका अभ्यास करता है। इससे ये पक्का होता है कि जानकारी सही तरह से समझी और याद की गई है या नहीं, उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई। ये अपनी समझ की गहराई और सटीकता को जांचने जैसा है। सिर्फ ये मान लेना नहीं कि पढ़ लिया तो समझ आ गया। यानी सेल्फ चेक, खुद की समझ को चैलेंज करना, ये तो सीखने को और मजबूत बनाएगा ही। निश्चित रूप से। अब चौथा और आखिरी समूह, ज्ञान का इस्तेमाल और सहयोग, एप्लीकेशन एंड कोलैबोरेशन। इसमें छठा चरण है समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। हाँ, असली परीक्षा तो यही होगी। बिल्कुल। यहां सीखी हुई बातों और ब्रेन पेज का इस्तेमाल करके असल समस्याएं हल की जाती हैं, या फिर सारांश लिखे जाते हैं, परिभाषाएं बनाई जाती हैं। ये चरण सोच समझ को एक्शन और रचनात्मकता से जोड़ता है। यहीं पर थ्योरी प्रैक्टिकल बनती है। ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग। सही कहा। और फिर सातवां और आखिरी चरण, हेल्पिंग हैंड। यहाँ टीम वर्क, हमदर्दी और मिलकर सीखने पर जोर है। कोऑपरेटिव लर्निंग, सीखने वाले एक दूसरे की मदद करते हैं टास्क पूरा करने में। इसे हैप्पीनेस क्लासरूम में छोटे शिक्षक तैयार करना भी कहा गया है लेख में। ये दिखाता है कि सीखना सिर्फ अकेले की यात्रा नहीं है, इसके सामाजिक और नैतिक पहलू भी हैं। वाह, तैयारी और फोकस से लेकर जानकारी लेने, उसे अपना बनाने और फिर उसका इस्तेमाल करने और सहयोग करने तक, ये तो सीखने का एक पूरा इकोसिस्टम लगता है। ये सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक भी है। और ये ब्रेन पेज वाला आइडिया, ये तो सच में सोचने लायक है कि हम जानकारी को कैसे प्रोसेस और ऑर्गेनाइज करते हैं। अच्छा, लेख में ये भी बताया गया है कि इन 7 सीढ़ियों को चढ़ने के बाद सीखने वाले 5 तरह के खास तक्षशाला वीरों में विकसित हो सकते हैं। ये वर्गीकरण क्या है, मतलब ये कौन कौन से प्रकार हैं? हाँ, ये 5 श्रेणियां ये दिखाती हैं कि इस तरह सीखा हुआ ज्ञान समाज के अलग अलग महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कैसे योगदान दे सकता है। और ये सभी बुक लर्नोग्राफी से ही प्रशिक्षित होते हैं, ऐसा लेख का मानना है। पहला प्रकार है ज्ञानवीर,
ज्ञानवीर। ये ज्ञान को फैलाने और बदलने वाले योद्धा हैं, नॉलेज वॉरियर्स। ये स्कूल, अस्पताल, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, चिकित्सा जैसे ज्ञान आधारित क्षेत्रों में सेवा करते हैं। अपनी बुद्धि और सीखे हुए मोटर स्किल्स का इस्तेमाल करके समाज को आगे बढ़ाते हैं। ओके। दूसरा है अग्निवीर। अग्निवीर। ये सुरक्षा और न्याय के योद्धा हैं, वॉरियर्स ऑफ सिक्योरिटी एंड जस्टिस। सेना, पुलिस, न्यायपालिका में सेवा देते हैं, समाज की रक्षा करते हैं, कानून व्यवस्था बनाए रखते हैं। यहाँ भी ज्ञान को एक्शन में बदलना, तेजी से फैसले लेना, ये सब बहुत जरूरी है। तीसरा अर्थवीर। ये अर्थव्यवस्था के योद्धा हैं, इकोनॉमिक वॉरियर्स। ये व्यापार, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, उद्यमिता यानी अपना बिजनेस शुरू करना, इन क्षेत्रों में काम करते हैं, रोजगार पैदा करते हैं और देश की आर्थिक तरक्की में योगदान देते हैं। अर्थवीर, ठीक है। चौथा है राजवीर। राजवीर। ये नेतृत्व और शासन के योद्धा हैं, वॉरियर्स ऑफ लीडरशिप एंड गवर्नेंस। सरकार में, प्रशासन में और कानून बनाने वाली संस्थाओं जैसे संसद या विधानसभा में काम करते हैं। ये सिस्टम बनाते हैं, संविधान का पालन सुनिश्चित करते हैं और अच्छे शासन को बनाए रखते हैं। ओके, राजवीर। और पांचवा और आखिरी है सृजनवीर। सृजनवीर। ये सृजन और नवाचार के योद्धा हैं, वॉरियर्स ऑफ क्रिएशन एंड इनोवेशन। ये सबसे आगे सोचने वाले लोग हैं। ये एडवांस्ड गणित, रिसर्च, आविष्कार के क्षेत्र में काम करते हैं। लेख में इन्हें अज्ञात ज्ञान यानी डार्क नॉलेज की खोज करने वाला बताया गया है, वो ज्ञान जो अभी तक खोजा नहीं गया है। ये नए विज्ञान और तकनीक विकसित करते हैं। ज्ञानवीर, अग्निवीर, अर्थवीर, राजवीर, सृजनवीर, ये तो कमाल है। मतलब ये मॉडल सिर्फ एकेडमिक पढ़ाई तक ही सीमित नहीं है, ये तो जीवन के लगभग हर जरूरी पहलू को कवर करता है। ज्ञान, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, शासन और यहाँ तक कि भविष्य का निर्माण करने वाले इनोवेटर्स, सबके लिए सक्षम लोग तैयार करने की बात करता है। ये वाकई एक बहुत महत्वाकांक्षी नजरिया है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, ये जो 7 चरण है और फिर ये विशेषज्ञता, ये पूरी प्रक्रिया सुनने में काफी गहन लगती है, इंटेंस। क्या ये हर किसी के लिए व्यावहारिक है, मतलब प्रैक्टिकल है? क्या लेख इस बारे में कुछ कहता है कि इसमें कितना समय या कितनी मेहनत लग सकती है, या क्या ये सिर्फ कुछ खास तरह के लोगों के लिए ज्यादा सही है? हाँ, ये एक बहुत अच्छा और प्रैक्टिकल सवाल है। देखिए, लेख मुख्य रूप से मॉडल की संरचना, उसके पीछे के न्यूरोसाइंटिफिक आधार, इन पर ज्यादा केंद्रित है। ये सीधे तौर पर ये नहीं बताता कि हर व्यक्ति को इसमें ठीक कितना समय लगेगा, क्योंकि सीखने की रफ्तार तो सबकी अलग अलग होती है ना। हाँ, वो तो है। हालांकि इसका जो एक पहलू है, स्वनिर्देशित, सेल्फ डायरेक्टेड होना, वो ये जरूर इशारा करता है कि सीखने वाला अपनी क्षमता और जरूरत के हिसाब से इसे अपना सकता है, अपनी पेस पर चल सकता है। पर हाँ, ये जरूर है कि इसमें पारंपरिक तरीकों से ज्यादा अनुशासन, ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन और एक्टिव भागीदारी की जरूरत होगी। ये शायद उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है जो सिर्फ डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं चाहते, बल्कि वास्तविक कौशल, असली क्षमता विकसित करना चाहते हैं। समझ गई। तो ये एक तरह से सीखने के प्रति ज्यादा समर्पण और सक्रिय रवैये की मांग करता है। पैसिव होकर काम नहीं चलेगा। अब अगर हम इसके ओवरऑल महत्व की बात करें, तो इस पूरे मॉडल और इस पर हुए अध्ययन का निचोड़ क्या है? शिक्षा की दुनिया में ये क्या बदलाव ला सकता है? देखिए, ये अध्ययन तक्षशिला, न्यूरोसाइंस और लर्नोग्राफी जैसे जो नए क्षेत्र उभर रहे हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकता है। ये न्यूरोसाइंस यानी दिमाग कैसे सीखता है, और मोटर विज्ञान यानी शारीरिक क्रियाओं से सीखना, इन दोनों के बीच एक पुल बनाता है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि सीखना सिर्फ जानकारी लेने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसमें सीखने वाला खुद ही शिक्षक, कर्ता और निर्माता बन जाता है। लर्नर बिकम्स द टीचर, डूअर एंड क्रिएटर। ये शक्तिशाली विचार है। हाँ, और इसके जो निष्कर्ष हैं, जो फाइंडिंग्स हैं, वो भविष्य में करिकुलम डिजाइन करने, छात्रों को ट्रेनिंग देने के तरीके बदलने और नई लर्निंग टेक्नोलॉजी बनाने में काम आ सकते हैं। खासकर ये ब्रेन पेज बनाने का विचार, जो कहता है कि ज्ञान को दिमाग में मोटर स्किल्स की तरह दर्ज किया जाए। ये अकादमिक ज्ञान को व्यावहारिक बनाने का, उसे एक्शन में बदलने का एक बिल्कुल नया तरीका पेश कर सकता है। लेख के अनुसार ये मॉडल एक ऐसे भविष्य की कल्पना करता है जहां शिक्षा सिर्फ क्लासरूम की दीवारों तक सीमित न रहे, बल्कि प्रदर्शन, सृजन और नेतृत्व तक फैले, जो शायद ज्ञान का असली मकसद भी है, समाज के लिए उपयोगी बनना। तो कुल मिलाकर सार ये है कि ये मॉडल शिक्षा को रटने रटाने से हटाकर ज्यादा व्यावहारिक, एक्शन ओरिएंटेड और शायद ज्यादा असरदार बनाने की क्षमता रखता है।
ये जानने से ज्यादा करने और बनाने पर जोर देता है। तो आज की हमारी इस काफी विस्तृत चर्चा का सार यही निकलता है कि तक्षशिला वीर सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं है, बल्कि एक ज्ञान योद्धा है जो बुक लर्नोग्राफी के साथ चरणों से गुजरकर तैयार होता है। और ये प्रक्रिया दिमाग के काम करने के तरीके और मोटर विज्ञान का इस्तेमाल करके जानकारी को निष्क्रिय ज्ञान से सक्रिय हुनर और एक्शन में बदल देती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये मॉडल सीखने को एक सक्रिय, दिमागी और परिवर्तन लाने वाली यात्रा की तरह देखता है, पैसिव नहीं, एक्टिव। और इसका अंतिम लक्ष्य है समाज के अलग अलग स्तंभों के लिए ज्ञान, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, शासन और नवाचार सक्षम, आत्मनिर्भर और रचनात्मक व्यक्ति तैयार करना, जिन्हें ज्ञानवीर, अग्निवीर, अर्थवीर, राजवीर और सृजनवीर कहा गया है। ये सिर्फ जानकारी पाना नहीं, बल्कि जानकारी को काम में बदलना है, एक्शन में लाना है। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। लेख में कहा गया है कि तक्षशिला मॉडल में स्कूली शिक्षा सिर्फ सुनने सुनाने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि ब्रेन पेज बनाने की यात्रा है, एक जर्नी है। जरा कल्पना करें, अगर हमारा पूरा सीखने का अनुभव ही ज्ञान के अपने व्यक्तिगत आंतरिक नक्शे बनाने के बारे में हो, ब्रेन पेज बनाने के बारे में, और फिर उन्हें असल दुनिया की चुनौतियों और मौक़ों पर लागू करने के बारे में हो, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था पर, हमारे काम करने के तरीकों पर और शायद पूरे समाज पर इसका कैसा और कितना गहरा असर पड़ सकता है।